तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द संगम एज। संगम एज की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो वी सी द संगम एज स्पैनिंग फ्रॉम 300 BCE टू 300 CE। ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये हमें द मौर्यन एम्पायर से लेकर प्री गुप्ता एरा यानी कि गुप्ता एरा के पहले का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, द टाइम पीरियड बिफोर द इंपीरियल गुप्ताज। क्योंकि 300 CE के अराउंड हमें गुप्ता एम्पायर तो देखने को मिलता है बट हमें इंपीरियल स्टेज जो है वो देखने को नहीं मिलती है, जिसके बारे में हम पहले भी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज 320 CE के अंदर हमें देखने को मिलता है द इंपीरियल स्टेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड अंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट। उससे पहले हमें देखने को जरूर मिलता है श्रीगुप्त एंड घटोत्कच का रेन। ये जो हमारा टाइम पीरियड 300 CE वाला, इसमें हमें घटोत्कच का जो है वो रेन देखने को मिलता है। बट दोज रूलर्स वर नॉट अंडर द इंपीरियल गुप्ता स्टेज। तो इसी वजह से हमारा जो संगम एज का टाइम पीरियड है वो हमें मौर्य से लेकर प्री गुप्ता एरा तक जो है वो देखने को मिलता है। संगम वर्ड के लिटरल मीनिंग की अगर मैं बात करूं, इट मींस अ कॉन्फ्लुएंस और एन असेंबली ऑफ पीपल, एंड दैट असेंबली ऑफ पीपल, दैट असेंबली ऑफ पोएट्स जनरेटेड द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल लिटरेचर। इसी वजह से जो है इस एज को हम द संगम एज के नाम से जो है वो जानते हैं। 3 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है संगम एज के अंदर। थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्स्ट जरूर दिया था हमारी मौर्यन एम्पायर की जो क्लास थी उसमें, कि 3 डायनेस्टीज हमारी जो साउथ के अंदर हमें देखने को मिलती है, द चेराज, द एंशियंट चोलाज एंड द पांड्याज। ये 3 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है इन द संगम एज। दीज आर ऑल्सो नोन एज द 3 क्राउन्ड किंग्स। उनके बारे में भी जो है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो भी हमारी एंशियंट तमिल लिटरेचर जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बारे में भी जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ कैसी चल रही थी, आर्किटेक्चर हमें क्या क्या देखने को मिला संगम एज के दौरान, और थोड़ा सा हम आइडिया जरूर लेंगे पोस्ट संगम पीरियड के बारे में भी, क्योंकि उसको जो है एक डार्क एज भी जो है वो कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंसेस पॉलिटिकली। तो बात करेंगे सबके बारे में डिटेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ संगम एंड इट्स क्रोनोलॉजी के बारे में, तो मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। संगम लिटरली मींस अ कॉन्फ्लुएंस और एन असेंबली ऑफ people, and those people generated the earliest Tamil literature known to the South Indians. Sangams literally means a confluence or assembly. It refers to assemblies of Tamil poets and scholars under royal patronage. There were 3 संगम्स according to Tamil legends। हालांकि फर्स्ट एंड सेकेंड संगम्स के बारे में जो है ज्यादा डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिलती है। और फर्स्ट संगम वॉज कॉन्ट्रोवर्शियली इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। वी सी की जो हमारा फर्स्ट संगम पीरियड था उसको जो है थोड़ा बोला जाता है कि इट इज मिथिकल, दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, बट इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल टेक। हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। फर्स्ट संगम की बात करें, हेल्ड एट मदुरई, अटेंडेड बाय गॉड्स एंड सेजेस, नो लिटरेरी वर्क्स सर्वाइव। इसी वजह से जो है बहुत से लोग इसको मिथिकल मानते हैं। सेकेंड संगम की बात करें, हेल्ड एट कपाड़पुरम, वर्क्स आर लॉस्ट। बट जो थर्ड संगम पीरियड हमें देखने को मिलता है, द थर्ड संगम असेंबली एट मदुरई, उसके लिटरेरी वर्क्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। उसके बारे में कुछ देर के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। थर्ड संगम अगेन एट मदुरई, मोस्ट वर्क्स ऑफ संगम लिटरेचर वर वी पोजेस टुडे बिलोंग टू दिस संगम। क्रोनोलॉजी की बात करें, वही टाइम पीरियड 300 CE से लेके 300 BCE से लेके 300 CE के बीच में हमें देखने को मिलता है। दैट इज फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द मौर्याज टिल द टाइम पीरियड ऑफ द प्री गुप्ता एरा, प्री इंपीरियल गुप्ता एरा। संगम एज इज ब्रॉडली प्लेस्ड बिटवीन 300 BCE to 300 CE, though some texts may be slightly later। अब आगे अगर हम देखें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, हमें कौन कौन सी तमिल लिटरेचर जो है उस समय पे बनी हुई दिखाई देती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, तोलकपियम जो है हमें देखने को मिलता है। अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट एंड गाइड टू फोनेटिक्स, ग्रामर एंड
पोएटिक्स, मेनली ग्रामर एंड पोएटिक्स के ऊपर जो है हमें तोल्कापियम जो है वो देखने को मिलती है, ऑथर्ड बाय तोल्कापियार। ये जो है याद करने में भी काफी आसान है, तोल्कापियार ने जो है तोल्कापियम लिखी थी। provides insights into social structure, customs, flora, fauna, economy and ethics of this age. आगे बढ़ते हैं, एट्ठू ठोगाई हमें देखने को मिलता है 8 एंथोलॉजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें मेनली 2 सेक्ट्स जो है वो डिवाइडेड दिखते हैं, एक था अकम एंड दूसरा था पुरम। इसके ऊपर ही हमें पोएट्रीज जो है एट्ठू ठोगाई के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम एकम की बात करें तो उसमें हमें लव बेस्ड पोएट्रीज जो है, मतलब आपसी भाईचारा एंड प्यार भरी बातें जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। बट अगर हम दूसरा सेक्ट देखें विच इज नोन एज पुरम, इसके अंदर हमें वॉर्स के बारे में बात की जाती है एंड जो भी हमारे हीरोज ऑफ वॉर्स रहते हैं, बैटल्स रहते हैं, उनके बारे में जो है पोएट्रीज हमें देखने को मिलती है इन द एट्ठू ठोगाई। इसके अलावा 8 एंथोलॉजीज की सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी एनसीईआरटी में हमें देखने को मिलती है दैट आर कुरुन टोकाई, नरी नाई, अकाना नुरु, पुरन नुरु एटसेट्रा। ये 4 जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। आप जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुरुन टोगाई, नारी नारी, अकाना नुरु, पुराना नुरु एटसेट्रा। आगे देखते हैं, हमें पट्टू पट्टू देखने को मिलता है दैट इज द 10 आइडल्स, रिच इन डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप्स, हीरोज, चीफटेन्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। ये जो है हमें थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ भी देखने को मिलता है, लैंडस्केप्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रेडिशंस हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें भी हमें चीफटेन्स एंड वॉर हीरोज के बारे में जो है बेसिकली देखने को मिलता है। अगर हम इसको एट्ठू ठोगाई से जो है वो कंपेयर करें, यहाँ पे हमें लव की बात भी देखने को मिलती है, पोएट्रीज बेस्ड ऑन लव एंड आपसी भाईचारा वगैरह। बट यहां पे हमें मेनली डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग ड्यूरिंग द संगम एज वो सब ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा वॉर हीरोज एंड चीफटेन्स का भी हमें मेंशन देखने को मिलता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एट्ठू ठोगाई एंड द पट्टू पट्टू। इसके अंदर भी जो है 10 आइडल्स के अंदर हमें जो सबसे मेन देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम बात करें थिरु मुगारू पडाई देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा मुलाई पट्टू एंड मदुरई कंजी जो है हमें देखने को मिलता है। नाम जरूर थोड़े आपको अटपटे लग रहे होंगे, इसीलिए याद करने में भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें मुश्किल देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, एपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एपिक हमें जो एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलता है ऑफ द संगम एज एपिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो सबसे फेमस एपिक्स हैं दैट आर द रामायण एंड द महाभारत, सब जो है उनके बारे में जानते हैं। बट यहाँ पे जो एपिक है हमारी सिलापा दिकरम, इसके बारे में जो है काफी कम लोग जो है वो जानते हैं। बट हमारे लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज संगम एज की सबसे बड़ी एंड सबसे पॉपुलर एपिक हमें यही देखने को मिलती है। स्टोरी ऑफ कन्नगी, हर चैस्टिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मदुरई। एक बार अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दूं इस एपिक के बारे में, हमें जो है सेंट्रल कैरेक्टर कन्नगी जो है वो देखने को मिलती है एंड इनके पति कोवलान। कोवलान को जो है एक डांसर लड़की से जो है वो प्यार हो जाता है, हालांकि ही वॉज मैरिड टू कन्नगी। बट जब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है तो जो है वो सॉरी वॉरी आके मांगते हैं कन्नगी जी से एंड कन्नगी जी भी इनको माफ कर देती हैं। तो ये दोनों जो है एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए मदुरई जाते हैं। मदुरई जाने के बाद जो हमें देखने को मिलता है कन्नगी जो है अपना एक ब्रेसलेट या फिर एंकलेट जो होता है जो पैर में पहनते हैं, गोल्ड का होता है, वो बेच देते हैं, बाय कोवलन जाके वो बेचते हैं। बट वहां पे पता चलता है कि जो क्वीन है मदुरई की, उनके पास भी वो सेम एंकलेट था एंड वो चोरी हो गया था। तो ऐसा लगा राजा को कि कोवलन ने ही जो है वो चुराया है, किससे? रानी से। बट सच्चाई ये नहीं थी, वो जो एंकलेट था वो कन्नगी जी का ही था। तो राजा को तो ये पता नहीं था। राजा ने क्या किया, राजा ने कोवलन को जो है वो मौत की सजा सुना दी और उनको जो है वो मार दिया चोरी के इल्जाम के अंदर। फिर कन्नगी जी को जब ये पता चला तो उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि वो जो एंकलेट है वो उन्हीं का है। उन्होंने तोड़ के दिखाया, उसके अंदर से हमें रूबीज निकलती हुई दिखती हैं जब उसको तोड़ा गया, जबकि रानी के एंकलेट में कोई हमें रूबीज देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहां से साबित होता है कि कोवलन ने जो है वो चोरी नहीं की थी एंड दैट एंकलेट ओरिजिनली बिलोंग टू कन्नगी ओनली। कन्नगी जी के पति कोवलन को जो है जब राजा ने मार दिया और ये सब जब कुछ हो गया, तब इन्होंने श्राप दिया कि मदुरई का जो शहर है वो जो है अब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इनका ये कर्स जो है वो काम आता भी है। एंड वी सी द सिटी ऑफ मदुरई बीइंग एनस्लेव्ड इन फ्लेम्स। आगे जाकर हमें देखने को मिलता है पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हमें इस शहर का जो है वो देखने को मिलता है आफ्टर द
कर्स ऑफ कन्नगी है। कुछ पॉइंट जो है शायद मैं मिस भी कर रहा हूँ, बट मेनली बेसिक स्टोरी आपकी यही है इस एपिक की। आगे बढ़ते हैं। मनी मेकलाई हमें देखने को मिलता है, जो कि इसी कहानी का हमें एक एडिशनल वर्जन जो है वो देखने को मिलता है, इसके बाद क्या हुआ था। और इसके अंदर हमें कुछ जो है बुद्धिस्ट एलिमेंट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं, बिकॉज इट प्रमोट्स बुद्धिज्म। तो ये हमारे दो एपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, द सिल्लापाडिकरम एंड द मानी मेकलाई। मानी मेकलाई को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो है सिल्लापाडिकरम का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, एंड इट आल्सो सपोर्ट्स बुद्धिज्म एज वेल, इट प्रमोट्स बुद्धिज्म बिकॉज वी सी सम टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म एज वेल इन द मानी मेकलाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द पॉलिटिकल लाइफ इन द संगम एज। संगम एज के समय कैसी पॉलिटिक्स जो है हमें देखने को मिलती है। मैं 3 डायनेस्टीज के बारे में आपको बता चुका हूं, द 3 क्राउन्ड किंग्स who were also known as the Movendar। 3 क्राउन्ड किंग्स कौन कौन? द चेराज, द एंशियंट चोलाज एंड द पांड्याज। रीजन की मैं बात करूं, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, इसके ऊपर का पूरा रीजन हमें मौर्यन एम्पायर के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। मौर्यन एम्पायर का मैप मैं इससे पहले भी आपको दिखा चुका हूं कि ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर वन सेंट्रलाइज्ड रूल, स्पेशली अंडर अशोक। बट ये जो थोड़ा सा रीजन हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया का, दैट वाज स्टिल इंडिपेंडेंट बिकॉज द 3 क्राउन्ड किंग्स रूल्ड हियर, नेमली द चेराज, द पांड्याज एंड द चोलाज। चोलाज के पास जो कावेरीपट्टिनम का पोर्ट था हमें काफी इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलता है, अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। संगम एज के खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है चोलाज एंड पांड्याज जो है अर्ली मेडिवियल तक जो है सर्वाइव जरूर करते हैं। इवन इनफैक्ट द चोलाज सर्वाइव टिल द लेट मेडिवियल पीरियड एज वेल, बट चेराज जो है हमें ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बात करेंगे इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में पूरे डिटेल के अंदर जब हम पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे, फिर भी यहां पे एक बेसिक आइडिया जो है वो ले लेते हैं। चेराज की बात करें, रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे केरला एंड वेस्टर्न तमिलनाडु। ये जो हमें रीजन देखने को मिलता है चेराज का, ये ओरिजिनली इन्हीं का रीजन था। फेमस रूलर्स उडियान जेराल जो हमें देखने को मिलते हैं, सबसे फेमस रूलर चेरा डायनेस्टी के उठियान जेरल एंड नेदुन जेरल अदन हमें देखने को मिलते हैं। एंगेज्ड इन मैरीटाइम ट्रेड स्पेशली विद द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जब हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है 27 BCE के बाद से, तब हमें रोमन एम्पायर एंड द चेराज के बीच में काफी अच्छा ट्रेड रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। मुजीरीज वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द चेराज। मुजीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं, एक हमें ग्रीको रोमन ट्रैवलोग जो है वो देखने को मिलता है, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। इट वॉज अ ट्रैवल गाइड और अ ट्रैवलोग रिटन बाय ग्रीक एंड रोमन ओरिजिन पीपल। उन्होंने जो है पूरा मैरिटाइम ट्रेड रूट, जो सी रूट था उस समय पे, उसका जो है बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी किताब के अंदर। एंड मुजीरीज जो हमारा पोर्ट हमें चेराज टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, उसका भी मेंशन हमें उस ट्रैवलोग के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से मुजीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें एक पोर्ट का रीजन देखने को मिलता है, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द ग्रीको रोमन ट्रैवल गाइड और ट्रैवलोग द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। आगे बढ़ते हैं, चोलाज के बारे में बात करते हैं। चोलाज का टाइम पीरियड हमें इसके बाद भी काफी आगे तक जो है वो देखने को मिलेगा, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली एंड द लेटर मेडिवियल फेजेस। चोलाज जो है एक बहुत बड़ी पावर बन के इमर्ज हुए थे साउथ इंडिया के अंदर। डोमिनेटेड ईस्टर्न तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट जो है हमें आगे जाके देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द लेट एंशियंट अर्ली मेडिवियल एंड द लेटर मेडिवियल फेजेस ऑल्सो। कैपिटल की बात करें, उरायूर एंड पोर्ट जो है इनका पोमपुहार कावेरीपट्टनम के अंदर। हालांकि आगे जाके जो है ये सबमर्ज हो जाता है, बट काफी इंपॉर्टेंट हमें ये पोर्ट देखने को मिलता है। नोटेड रूलर की बात करें, कारिकला चोला हमें देखने को मिलते हैं, बिल्डर ऑफ द कल्लानई, दैट इज द ग्रैंड एनिकट अक्रॉस कावेरी। इसके बाद पांड्या डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, रूल्ड फ्रॉम मदुरई, फेमस फॉर लिटरेरी पैट्रनेज। फॉरेन राइटर्स लाइक मेगास्थनीज एंड प्लाइनी मेंशन द पांड्या किंगडम। मेगास्थनीज की किताब जो हमें इंडिका देखने को मिलती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे इंडिया आए थे और इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा था, तो उन्होंने भी यहाँ पे पांड्या डायनेस्टी को जो है वो मेंशन किया था अपनी किताब के अंदर। अदर चीफ टेंस की बात करें, वेलीर नाम की एक जगह हमें और देखने को मिलती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में
मेंशन्ड है। हालांकि ज्यादा एनसीईआरटी के अंदर इसके इनके बारे में जो है वो मेंशन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे यहीं तक डिस्कस करेंगे। सबऑर्डिनेट टू मेजर किंग्स, कंट्रोल्ड स्मॉलर टेरिटरीज एंड पार्टिसिपेटेड इन इंटर क्लैन वॉर्स। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है। जैसा मैंने बताया, चोलाज एंड पांड्याज के बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे जब हम पोस्ट गुप्ता एंड अर्ली मेडिवियल फेजेस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि वकाटक्स के साथ भी हमें देखने को मिलता है चोलाज का आगे जाके कुछ संघर्ष वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो उसके लिए जो है आगे ही क्लासेस में हम और डिटेल के अंदर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल संगम पीरियड में हमें इनका इतना ही रोल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक लाइफ की बात करें संगम पीरियड में हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जितना भी हमें देखने को मिलेगा दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ओनली, क्योंकि मौर्यन एम्पायर ले लें हम, चाहे हम गुप्ता एम्पायर ले लें, चाहे हम स्टार्टिंग ऑफ द महाजनपद ले लें, चाहे हम हड़प्पा का टाइम पीरियड भी ले लें, वहां से ही हमें एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी ही देखने को मिलती है। इवन टुडे इन मॉडर्न डे 70% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली। तो एग्रीकल्चर का महत्व हमें एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न डे तक भी जो है वो वैसा का वैसा इंटैक्ट देखने को मिलता है। वेल डेवलप्ड एंड डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑब्वियसली होगा ही, बिकॉज इतने समय से अब एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है। नियोलिथिक पीरियड के बाद से ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। एंड विद द डिस्कवरीज ऑफ वेरियस मेटल्स लाइक कॉपर हो गया, एलॉयज हो गए लाइक ब्रॉन्ज, एंड उसके बाद फाइनली जब आयरन एज स्टार्ट होता है उसके बाद से जो प्लोज वगैरह बनते हैं वो सब हमें देखने को मिलते हैं प्योरली बेस्ड ऑन आयरन ओनली, विच आर वेरी मच ड्यूरेबल देन स्टोन टूल्स। तो इस वजह से हमें एग्रीकल्चर का राइज जो है बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड के दौरान। क्रॉप्स की बात करें, पैडी, शुगरकेन, टर्मरिक, मिलेट्स, पल्सेस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस का ट्रेड हमें रोमन एम्पायर के साथ ही जो है साथ भी जो है वो देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द इजिप्शियन एम्पायर एज वेल। वो सब हमें गुप्ता टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा था, बट साउथ इंडियन डायनेस्टीज भी जो है हमें देखने को मिलती है। शुरुआत से ही जब रोमन एम्पायर नया नया बना था उसी के बाद से हमें देखने को मिलता है ट्रेड जो है वो काफी अच्छी तरह से शुरू हो गया था। एंड वी इवन फाइंड कॉइन्स इन कोयम्बटूर ऑफ द रोमन ओरिजिन। रोमन कॉइन्स हमें कोयम्बटूर के रीजन में जो है वो मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज भी जो है वो रोमन एम्पायर एंड अदर वर्ल्ड्स लाइक द ग्रीक एम्पायर, ग्रीस के साथ, इजिप्शियन एम्पायर, इजिप्ट के साथ, ये सब के साथ जो है ट्रेड हमें देखने को मिलता है। यूज ऑफ प्लो एंड इरिगेशन टैंक्स एंड मारुथम टिनाई की अगर हम बात करें, दैट इज नथिंग बट फर्टाइल प्लेन्स वर मेन अग्रेरियन जोन्स। ये आपको याद रखना है, मारुथम टिनाई किसको कहा जाता है, दैट इज द फर्टाइल प्लेन्स। टिनाइज के बारे में हम कुछ देर के अंदर बात करेंगे कि असल में देखने को क्या मिलता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिनाई हमारे लिए जानना। आगे देखते हैं, पैस्टोरलिज्म भी हमें देखने को मिलता है। पैस्टोरलिज्म इज नथिंग बट जो है जानवरों का पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग द एनिमल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल्स, लाइक दूध हो गया, दही हो गया, ये सब हो गया हमें जो देखने को मिलता है, मीट हो गया, वो सब हमें पैस्टोरलिज्म के थ्रू ही देखने को मिलता है। प्रैक्टिस्ड इन मुलई एंड पलाई रीजन्स, ये सब हमें तिनाई रीजन्स जो मैंने बात की अभी उसके बाद उसके अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तिनाइज के बारे में कुछ देर के अंदर अभी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लाइफ स्टॉक, कैटल, गोट्स एंड शीप हमें देखने को मिलते हैं। हर्ड्समैन, हर्ड्समैन मतलब जो चरवाहे होते हैं उनको हम यहाँ पे अयार्स जो है वो कहते थे। एनसीईआरटी में कई बार मेंशन किया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें टर्म देखने को मिलता है, अयार्स, दे वर नथिंग बट हर्ड्समैन। आगे बढ़ते हैं, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, पॉटर्स, वीवर्स, सब जो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। सिमिलर तरीके से हमें यहां पर भी संगम पीरियड के दौरान साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है। एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग, शेल कटिंग, आइवरी कार्विंग एट आरिकामेडू एंड उरायूर। आइवरीज के बारे में मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूं। आइवरीज वर नथिंग बट हाथी के दांतों से जो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो शो पीसेस वगैरह बनाए जाते हैं, उनको हम आइवरी जो है वो कहते हैं। इसके अलावा ट्रेड की अगर मैं बात करूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ ट्रेड्स वी सी इन द संगम एज। इंटरनल्स में अगर बात करें, ट्रेडर्स वर नोन एज वानिकार्स, इसका भी हमें काफी ज्यादा जो है वो मेंशन देखने को मिलता है। वानिकार्स जो है वो कहा जाता था ट्रेडर्स को संगम पीरियड के दौरान। बार्टर सिस्टम प्लस कॉइनेज, दोनों का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल, कहीं कहीं जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स का इस्तेमाल
कहीं कहीं हमें दोनों ही जो है वो देखने को मिलते हैं, बिकॉज द अर्लीस्ट यूज ऑफ द पंच मार्क्ड कॉइन्स डेट्स बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ द महाजनपद, दैट इज इन 600 BCE। यहीं से हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं वो शुरुआती दौर के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 300 BCE। तो 300 साल जो है हो चुके थे पंच मार्क्ड कॉइन्स को इस्तेमाल करते करते नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से हमें साउथ के रीजन में भी जो है कॉइन्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। आगे देखें, एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। रोमन एम्पायर ग्रीक के साथ, ग्रीस के साथ हो गया, इजिप्ट के साथ हो गया, यहां से हमें देखने को मिलता है। रोम, ग्रीस, इजिप्ट एक्सपोर्टिंग पेपर, पर्ल्स, आइवरी एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस का जो ट्रेड है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के टाइम पीरियड से ही, एंशियंट टाइम से ही हमें देखने को मिलता है कि स्पाइसेस जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे थे इंडिया से। और यही स्पाइसेस ही वो रीजन थे आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम देखेंगे ब्रिटिश के यहाँ पे आने का। बोल के तो आए थे कि भाई हम स्पाइसेस का ट्रेड करने आए हैं, बट करने वो कुछ और ही आए थे। बात करेंगे उनके बारे में जब मॉडर्न की तरफ हम बढ़ेंगे। रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड एट कोयम्बटूर, जैसा कि मैं बता चुका हूं। इसके अलावा मदुरई में भी हमें देखने को मिलता है, रोम के गोल्ड के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। पोर्ट्स की बात करें, मुजिरीज, आरिकामेडु, कोरकई एंड कावेरीपट्टनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मुजिरीज एंड कावेरीपट्टनम जो है हमें देखने को मिलता है। कावेरीपट्टनम का नाम भी हमें द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, जो ट्रैवलोग, जो ट्रैवल गाइड मैंने आपको बताई, उसके अंदर हमें कावेरीपट्टनम का भी जिक्र देखने को मिलता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अर्ली एंशियंट चोलाज के साथ भी जो है रोमन एम्पायर का या फिर ग्रीक एम्पायर का जो है वो ट्रेड चल रहा था, इंक्लूडिंग द एम्पायर्स इन इजिप्ट एज वेल। तो इस तरह से हमें एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो देखने को मिलता है। गुप्ता पीरियड के दौरान हम ऑलरेडी बात कर चुके कि रोमन्स के साथ उनका ट्रेड काफी अच्छा जो है वो चल रहा था। और वो जो टाइम पीरियड है जब गुप्ता पीरियड का रूल हमें देखने को मिलता है, दैट वाज द लास्ट फेज ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो काफी जो है अच्छा हमें देखने को मिलता है उस समय पे ट्रेड रूट। बट यहां पर भी, क्योंकि जो हमारा रोमन एम्पायर का फेज की अगर मैं बात करूं, मिडिल फेज के दौरान चल रहा था, बट स्टिल हमें देखने को मिलता है साउथ इंडियन डायनेस्टीज के साथ काफी अच्छा ट्रेड उनका चल रहा था। रोमन एम्पायर के बारे में अगर मैं बात करूं, एक बेसिक आइडिया वहां से भी ले लेते हैं। 27 BCE के अंदर हमें देखने को मिलता है रोमन एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड द वेस्टर्न रोमन एम्पायर स्पैन्स अक्रॉस 476 CE। तभी मैंने बात की 476 CE के अराउंड हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से जो है वो खत्म हो जाता है। बट द बिज़ांटाइंस, हु आर आल्सो नोन एज द ईस्टर्न रोमन्स, वो हमें 1453 तक जो है वो देखने को मिलते हैं। बट हम बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं द वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में, जो हमें 476 CE के दौरान खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। ये जो टाइम पीरियड था, अगर मैं बात करूं, गुप्ता एम्पायर के साथ जो है वो क्लैश हो रहा है। इससे पहले का जो टाइम पीरियड है, खासकर समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, जिनके टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर भी गोल्डन एज। एंड यहां से 100 साल पीछे अगर हम चले तो रोमन एम्पायर का भी गोल्डन एज हमें देखने को मिलता है। दोनों ही एम्पायर्स बहुत ज्यादा प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे थे। इस वजह से गुप्ताज एंड रोमन्स का ट्रेड हमें बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलता है। बट अगर हम वो छोड़ दें तो शुरुआती फेज जो था रोमन एम्पायर का, उस दौरान भी हमें यहां देखने को मिलता है साउथ इंडियन डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, इनके साथ भी काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे रोमन्स के। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रोमन एम्पायर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल यहां पे आगे देखते हैं। अब बात करते हैं व्हाट वाज द तिनाई सिस्टम। इट वाज एन इकोलॉजिकल एंड कल्चरल मॉडल। मतलब तिनाइज हमें जो देखने को मिलता है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से एरियाज को जो है वो डिवाइड कर दिया गया था और उनके नाम रख दिए गए थे। जैसे कुरिंजी हमें देखने को मिलता है, जो भी हिली एरियाज थे उनको हम कुरिंजी जो है वो कहते थे। मुलई की बात करें, जो भी फॉरेस्ट के रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम मुलई कहते थे। दिस इज नथिंग बट द तिनाई सिस्टम, द डिविजन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज। इसके अलावा मरुथम हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम प्लेन्स कहते हैं, द गंगा प्लेन्स। जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करूं, जो प्लेन के रीजन्स हैं जहां पे हमें पहाड़ वहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं, खासकर की जो एल्यूवियल रीजन्स जो हमें रिवर्स के पास देखने को मिलते हैं, प्लेन रीजन्स, उनका नाम हमें मरुथम देखने को मिलता था। इसके अलावा नेथल जो है हमें कोस्टल रीजन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पलई वर द वेस्टलैंड्स, द बैरन लैंड्स,
द डिग्रेडेड लैंड्स, उनका नाम हमें देखने को मिलता है पलई। तो दिस वाज नथिंग बट द तेनाई सिस्टम ड्यूरिंग द संगम एज। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, हंटिंग हो रही थी कुरिंजी में, हर्डिंग हो रही थी फॉरेस्ट के अंदर, एग्रीकल्चर, बहुत ऑब्वियस सी बात है प्लेन्स के पास, बिकॉज मैंने बताया एल्यूवियल सॉइल मोस्टली हमारी रिवर्स के अराउंड ही जो है वो फ्लो करती है, एंड प्लेन का रीजन हमें रिवर्स के अराउंड मोस्टली देखने को मिलता है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड काफी अच्छा जो है वो हो जाता है। इसके अलावा कोस्ट पे हमें बहुत ऑब्वियस सी बात है फिशिंग एंड ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा। वेस्ट लैंड के अंदर हमें रॉबरी एंड कैरावन लाइफ जो है वो देखने को मिलती है। कैरावन लाइन लाइफ मतलब होता है नोमैडिक लाइफ, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रैवल करना, परमानेंट सेटलमेंट ना होना। तो इस तरह से हमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, मैं बार बार बता रहा हूं बिकॉज तेनई सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमें देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से लैंड्स का जो है वो डिवीजन हमें इस सिस्टम के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारी डीटीज जो है हमें इनके साथ जो है वो एसोसिएट होती हुई दिखाई देती है, मतलब कुरिंजी के साथ हम मुरुगन को जो है वो एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा विष्णु को हम फॉरेस्ट के साथ, एंड इंद्र को जो है हम एग्रीकल्चर के साथ, अकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर एंड द पीपल ऑफ द संगम एज, इनके अकॉर्डिंग इंद्र जो है एग्रीकल्चर के साथ, वरुण जो है वो फिशिंग एंड ट्रेड के साथ, एंड कोरावई हमें देखने को मिलते हैं कैरावन लाइफ के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो ये हमें पूरा का पूरा तेनई सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ विमेन की बात करें, तो गुप्ता पीरियड के दौरान मैंने बताया था वर्ण सिस्टम जो है बहुत ज्यादा रिजिड हो चुका था, बहुत ज्यादा जो है वो फॉलो किया जाने लगा, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाने लगा। अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया के साथ संगम एज को, तो यहां पे हमें इतना रिजिडली फॉलो होता हुआ वर्ण सिस्टम दिखाई नहीं देता है, एंड द पोजीशन ऑफ विमेन वाज आल्सो कंपैरेटिवली बेटर देन द गुप्ता पीरियड और द time period of the North India simultaneously, generally respected, and some were poets as well like Avaiyar and Nach Cheliyar. इसके अलावा they practiced karpu, that is chastity. chastity का मतलब होता है कि फिजिकल रिलेशंस बहुत जल्दी ना बनाना, एक सर्टेन एज के बाद या फिर शादी के बाद ही फिजिकली रिलेशंस बनाना, उसको हम चैस्टिटी कहते हैं। उससे पहले मतलब जब तक फिजिकल रिलेशंस ना बनाए हो किसी लड़की ने, उसको हम एक चैस्टिक लड़की जो है वो कहते हैं। मॉडर्न डे अगर बात करें तो जो वर्जिन का हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट, वही हमें यहाँ पे चैस्टिटी के अंदर देखने को मिलता था, मतलब प्योरिटी। आगे देखते हैं, रोल इन इकोनॉमी एंड फैमिली वाज सिग्निफिकेंट ऑफ द विमेन इन द संगम टाइम पीरियड। इसके अलावा साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया हमें विमेन का जो स्टेटस है, जो और भी चीजें ऐसे लाइक हाउ दे वर ट्रीटेड ड्यूरिंग द एज, वो हमें थोड़ा बेटर जो है वो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। इसके अलावा कास्ट एंड स्लेवरी, जैसा कि मैंने बात की, जो हमारा वर्ण सिस्टम था वो इतना रिजिडली फॉलो नहीं हो रहा था हमारे साउथ इंडिया के अंदर, इसीलिए हमें इतना ज्यादा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था। स्लेव्स थे जरूर बट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं थे। सोसाइटी वॉज स्ट्रैटिफाइड दो वर्ण सिस्टम वॉज नॉट रिजिड लाइक नॉर्थ इंडिया, जैसे कि मैंने बात की। स्लेव्स और अदास एग्जिस्टेड बट वर नॉट वाइड स्प्रेड बिकॉज वर्ण सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड नहीं था। तो ये हमें यहां पे देखने को मिलता है पोजीशन ऑफ विमेन, कास्ट एंड स्लेवरी कैसी थी उस समय पे इन द संगम एज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। रिलीजन एंड बिलीफ्स की अगर हम बात करें, मोस्टली हमें नेचर वर्शिप जो है वहां होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा हमें एंसेस्टर वर्शिप एंड हीरो वर्शिप भी देखने को मिलती है, कि मतलब कोई बहुत अच्छा इंसान है उसका स्टैचू बना के उसकी पूजा करने लगना, उसी को आगे जाके कुछ जनरेशंस बाद भगवान की तरह पूजना, ये सब हमें देखने को मिलता है। नेचर वर्शिप की बात करें, वर्शिप ऑफ रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड स्टार्स, जैसा कि हमें हड़प्पा टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलता है कि वहां पे भी नेचर वर्शिप जो है हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार हमें संगम एज के दौरान भी जो है वो देखने को मिलता है, नेचर वर्शिप वाज वाइड स्प्रेड। इसके अलावा मुरुगन, विष्णु, दुर्गा, इंद्र, वरुण जो कि हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के साथ एसोसिएटेड, यहां पे भी उनका धीरे धीरे करके फॉलोएंस बढ़ने लगा। जैसे जैसे नॉर्थ इंडियन टेक्स्ट लिटरेचर साउथ इंडिया पहुंचने लगे, वैसे यहाँ पे हमें भगवानों का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगता है। एंसेस्टर वर्शिप, जैसे कि मैंने बात की, इरेक्शन ऑफ नाटुकल, दैट इज द हीरो स्टोन्स। नाटुकल जो है
हीरो स्टोन्स, मतलब कि जो एंसेस्टर्स ने जिसने बहुत अच्छा काम किया है उनके जो है स्टैचूज बना दिए गए, वो हमें देखने को मिलता है फॉर फॉलन वॉरियर्स एंसेस्टर्स में, समटाइम्स एसोसिएटेड विद द विराकल कल्ट। अर्ली साइंस ऑफ भक्ति डिवोशन सीन इन वर्शिप ऑफ मुरुगन। मुरुगन जो है हमें सबसे इनिशियल गॉड जो है वो देखने को मिलती है। जब नेचर वर्शिप धीरे धीरे करके डिक्लाइन के फेज में आने लगी टिल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द संगम फेज, तब हमें मुरुगन, विष्णु, इंद्र, इन सब की जो है इमर्जेंस देखने को मिलती है इन द वर्शिप फील्ड। आगे बात करें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इनका भी राइज हमें इस फेज के दौरान देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर। गेन्ड पैट्रनेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द संगम पीरियड। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट कावेरी पट्टनम, जैन इन्फ्लुएंस सीन इन सिलप्पा डीकरन, जैसे कि मैंने बात की। आगे देखते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड अर्बनाइजेशन। यहां पे हमें इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, बिकॉज अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की उस समय पे, वहां पे पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो मगध का फैला हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर, तो वहां पे जो आर्किटेक्चर है, जो अर्बनाइजेशन है, वो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू स्मॉलर डायनेस्टीज, बिकॉज सिर्फ 3 छोटी छोटी डायनेस्टीज हमें साउथ इंडिया में बची हुई दिखती हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। सिंपल हट्स टू पैलेशियल वुड स्ट्रक्चर्स एंड अर्बन सेंटर्स लाइक उरायूर, कावेरीपट्टनम, मदुरई, करूर एंड आरिकामेडू। ट्रेड बेस्ड टाउन्स, प्रेजेंस ऑफ वेयरहाउसेस, डॉक्स एंड फॉरेन सेटलमेंट्स, बट not at the level of North India during this time period, during the contemporary time period। North India के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट ज्यादा हमें देखने को मिलती है। हीरो स्टोन्स एंड शुरुआती टेम्पल्स तो हमें यहाँ पे शुरू के अंदर देखने को मिलते ही नहीं है। नॉट प्रोमिनेंट एज इन लेटर चोला पल्लवा पीरियड। लेटर चोला पल्लवा पीरियड का हमारा मतलब यहाँ पे ये है, आगे जाके जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज इमर्ज करती हैं उसमें चोलास एंड पल्लवास वर द मोस्ट प्रोमिनेंट साउथ इंडियन डायनेस्टीज। बात करेंगे उनके बारे में पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान क्या क्या हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर भी, तब हम बात करेंगे अबाउट द अर्ली मेडिवियल चोलाज। तो जैसा हमें वहां देखने को मिलता है वैसा यहां नहीं देखने को मिलता। इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, जैसा कि मैंने बात की, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी बिकॉज छोटी डायनेस्टीज थी। ज्यादा यहां पे हमें देखने को नहीं मिलता है कि इतनी ज्यादा पेट्रनेज हो, जस्ट अपोजिट टू द मौर्यन एम्पायर और द गुप्ता एम्पायर। साउथ इंडिया हमें इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखाई देता है। सम वर्शिप प्लेसेस एग्जिस्टेड फॉर मुरुगन, कोतावरी एंड मेयोन, मेयोन यानी कि विष्णु। तो ये हमें इस टाइप का देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर, टेम्पल्स एंड हीरो स्टोन्स, इनकी हम बात कर चुके हैं। यहां पे हमें इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलती है हीरो स्टोन्स के ऊपर, द फॉलन वॉरियर्स, द एंसेस्ट्रल वॉरियर्स, उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पोस्ट संगम पीरियड। अब संगम पीरियड के बारे में हम काफी कुछ जो है बात कर चुके हैं। जितना हमारी एनसीईआरटीज के अंदर जो है वो मेंशन्ड है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हमने मेंशन कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है। बट पोस्ट संगम पीरियड की बात करें, 300 से लेकर 600 सीई का टाइम स्पैन जो है हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी गुप्ता एम्पायर के फॉल के बाद हमें देखने को मिलता है ये टाइम पीरियड भी थोड़ा सा इनस्टेबल था। सेम टू सेम हमें साउथ इंडिया के अंदर भी जो है देखने को मिलता है। ये 300 साल जो है हम एक डार्क एज की तरह जो है वो कह सकते हैं, कॉल्ड अ डार्क एज ड्यू टू लॉस ऑफ पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स। कालभ्राज ओवरथ्रू द संगम डायनेस्टीज इन 300 टू 600 सीई। कालभ्राज जो है हमें एक डायनेस्टी देखने को मिलती है जो कि पोस्ट संगम पीरियड में जो है वो इवॉल्व करती है और तीनों ही डायनेस्टीज को जो है वो ओवरथ्रो कर देती है। हालांकि जैसा कि मैंने बात की, द चोलास एंड द पांड्याज रीगेन्ड डोमिनेंस ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवियल फेजेस, बट यहां पे हमें देखने को मिलता है कालभ्राज ने जो है इन तीनों डायनेस्टीज को जो है वो हराकर संगम फेज की जो है वो उसका जो है खात्मा कर दिया था एंड पोस्ट संगम पीरियड जो है हमें देखने को मिलता है। बट that is also called the dark age in the history of the South Indian subcontinent. Promoted Jainism and Buddhism, strongly opposed by later Hindu dynasties, and ended with the rise of Pallavas and Pandyas in the
6th सेंचुरी सीई। ये जो हमारा टाइम पीरियड है इसके दौरान हमें देखने को मिलता है, इसी टाइम पीरियड में ही हमें समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट भी जो है वो देखने को मिलते हैं। खासकर जो उनका दक्षिण व्रत कॉन्क्वेस्ट था, 12 किंग्स साउथ इंडिया के जो है उन्होंने हराए थे, उसके अंदर जो मेंशन है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, वहां हमें देखने को मिलता है 12 रूलर्स ऑफ द साउथ इंडियन ओरिजिन, वहां पे समुद्रगुप्त ने जो है वो जीत हासिल की थी। और ये टाइम पीरियड हमें पोस्ट संगम पीरियड का ही देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर। तो वहां पे काफी आसानी के साथ जो है समुद्रगुप्त ने वहां पे उन पे विजय प्राप्त की थी। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे जो राजा वगैरह थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे टू रेजिस्ट द राथ ऑफ समुद्रगुप्त। तो यही टाइम पीरियड इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड द डार्क एज। काफी आसानी के साथ जो है समुद्रगुप्त ने यहाँ पे कैप्चरमेंट की एंड बट एनेक्स नहीं किया था, वापस से जो है उनको रीइंस्टेट किया एंड ऑल द साउथ इंडिया बिकेम अ वेसल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो पोस्ट संगम पीरियड में जैसा कि मैंने बात की, इतना ज्यादा पॉलिटिकल रिकॉर्ड है नहीं और ना ही हमारी एनसीईआरटीज के अंदर इतना ज्यादा इसके बारे में जो है वो बात की गई है। तो यहीं तक हम इसको समराइज करेंगे। आगे अगर हम देखें रोल इन इंडियन हिस्ट्री, संगम पीरियड क्या हमें देखने को मिलता है उसके बारे में बात करें तो संगम लिटरेचर, जो तमिल लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, वो जो है बेसिकली हमें एक न्यूट्रल टेक्स्ट जो है वो देखने को मिलता है। इससे पहले ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें, वैदिक लिटरेचर की, वो जो है हमें एक तरफ ज्यादा ब्राह्मण और राजपूत की तरफ ज्यादा जो है वो झुका हुआ दिखाई देता है। जो बाकी के वर्ण स्पेशली द शूद्रास, उनके प्रति जो है ज्यादा हमें कुछ सिंपथीज देखने को नहीं मिलती है। बट दीज टेक्स्ट वर मोस्टली सेक्युलर एंड नॉन रिलीजियस, न्यूट्रल टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं एंड मोर पोएट सेंटर्ड। मतलब जैसे कि मैंने बात की अकम की मैंने बात की, जहां पे लव के बारे में जो है वो बात की जा रही थी। तो ये इस तरह की पोएट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, अनलाइक द प्रीस्टली डोमिनेंस इन द वैदिक लिटरेचर। इसके अलावा तमिल कल्चर्स अर्ली अर्बनाइजेशन, ट्रेड लिंक्स विद द रोमन वर्ल्ड एंड रिच लिटरेरी ट्रेडिशन मार्क साउथ इंडियाज यूनिकनेस एट दैट टाइम। इसके अलावा सदर्न इंडिया रिटेन्ड पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी इवन व्हेन नॉर्थ इंडिया वाज अंडर फॉरेन इन्वेजन्स लाइक इंडो ग्रीक्स, कुशान्स एंड द हुनास। तो यहां हमें देखने को मिलता है इन्होंने अपनी इंटीग्रिटी को जो है वो बचा के रखा टिल द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तक हालांकि जैसे कि मैंने बात की पोस्ट संगम पीरियड जो है वो शुरू हो चुका था, बट इन 600 सालों में टिल द संगम पीरियड हमें देखने को मिलता है इन्होंने अपनी इंटीग्रिटी को जो है वो बचा के रखा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात हमें देखने को मिलती है क्योंकि इस टाइम पीरियड में आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर हमें देखने को मिलता है जितने रीजन्स कैप्चर किए थे सब जो है धीरे धीरे करके मगध के इन्फ्लुएंस से हटते जा रहे थे एंड रीजनल डायनेस्टीज बहुत सारी इमर्ज हुई, शुंगास, कन्वास, सातवाहनास, द कुशानास, द इंडो ग्रीक्स। तो बहुत ज्यादा जो है हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी नॉर्थ इंडिया के अंदर उस समय पे, बट साउथ इंडिया में हमें इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली, एक स्टेबल फेज था। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो आज जो है हमारा संगम लिटरेचर, संगम एज यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद अगली क्लास के अंदर जो है हम पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में जो है वो बात करेंगे। गुप्ता एम्पायर के फॉल के बाद हमें कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर इमर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास में हम साउथ इंडिया के बारे में जो है एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में एंड अर्ली मेडिवियल पीरियड में साउथ इंडिया के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला। साउथ इंडिया का टॉपिक हमारा मेडिवियल टाइम पीरियड में भी आएगा जब हम विजयनगर एंड बहामानी किंगडम्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। 3 फेजेस के अंदर हमारी बात होती है हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में साउथ इंडिया के बारे में। एक तो हमारा संगम एज, एक हमारा छोटा सा टॉपिक जैसे मैंने बताया पोस्ट संगम का, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ये हमारे 2 एंशिएंट टाइम पीरियड पे हो गए एंड मेडिवियल टाइम पे हम देखेंगे द विजयनगर एंड द बहामानी किंगडम्स। तो यहाँ पे हम एक कवर कर चुके हैं, एक अगली से अगली क्लास में कवर हो जाएगा एंड मेडिवियल टाइम पे जब हम विजयनगर कवर करेंगे तो हमारी पूरी साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है जो हमारे सिलेबस के अंदर वो हम कवर कर लेंगे। बात करेंगे सबके बारे में डिटेल के अंदर अगली क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।